बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्ज़ाम्पल को जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में जब वो 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिनमें पहली है स्प्रिंग से बंधा हुआ मैस है, एक बाउल के अंदर एक बॉल को हमने मूव करवाना, उसकी मोशन को हमने स्टडी करना है, और एक सिंपल पेंडुलम की मोशन को हमने स्टडी करना है। तो आज हम इस लेक्चर में स्प्रिंग से बंधे हुए मैस को डिटेल के साथ जब वो सीखेंगे, ठीक है। इसके बारे में जो भी आपकी कन्फ्यूजन होंगी, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखने के बाद जब वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ स्प्रिंग मैस सिस्टम। नाम से ज़ाहिर है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्प्रिंग से बंधा हुआ होगा, ठीक है, और उसको हमने उसकी मोशन को हमने जब वो डिस्कस करना है। यानी कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को समझने का वो ये है कि एक स्प्रिंग से बंधे हुए मैस की मोशन को हमने स्टडी करना है। कैसी मोशन? कि आया कि वो सिस्टम जो है SHM परफॉर्म करता है या नहीं, ये हमने साबित करना है। ये हमने चीज़ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने इस आर्टिकल में सीखना है कि आया कि ये जो सिस्टम है SHM परफॉर्म करता है कि नहीं करता। SHM परफॉर्म कब करेगा? जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में SHM करने वाले बॉडीज़ की 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बताई थी, ठीक है। वो चारों प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो वो चारों प्रॉपर्टीज़ जब वो हम यहाँ पे इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो अगर इस सिस्टम ने वो चारों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर दिया तो हम साबित कर देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सिस्टम है ना, स्प्रिंग मैस सिस्टम, ये SHM परफॉर्म करता है, ठीक है। वो चारों प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी थी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ही ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम तो एक्सेलरेशन भी कम। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी थी कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मीन पॉइंट पर मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे जब वो ज़ीरो होती है। ये चारों प्रॉपर्टीज जब वो हमने इस सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना है और देखेंगे कि क्या ये जो सिस्टम है उन चारों प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल करता है या नहीं करता है, ठीक है। अगर तो करता होगा तो हम फ़ौरन मान लेंगे कि ये सिस्टम जो है SHM परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसके साथ हमने एक मैस को जब वो बांधा हुआ है, मैस M है और ये स्प्रिंग के साथ जब वो बंधा हुआ है, ठीक है। अब ये जब वो जिस पोजीशन पर है वो पोजीशन हमारे पास O है। तो ये जो O पोजीशन है ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है, ये इसकी स्टेबल पोजीशन कहलाती है, ये इसकी मीन पोजीशन कहलाती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों होगी? तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट कब होता है? जब उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है, जो नेट फोर्स होती है वो क्या होती है बेटा? वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट अभी फ़िलहाल पोजीशन O पे है, तो ये एट रेस्ट है, एट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। कैसे? इसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। वो ज़ीरो कैसी होंगी? अब देखें, ये ऑब्जेक्ट जब वो इस सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो सरफेस है ये इस बॉडी के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और अर्थ जो है वो इस बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है एक फोर्स के साथ, और वो फोर्स जो है वो उसकी डायरेक्शन हमारे पास किधर होगी? जो अर्थ इसके ऊपर लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। और वो हमारे पास कितना है? वेट है इसका। यानी कि इसके ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में। और हम जानते हैं कि अगर एक ही बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है? रेस्ट में रहता है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पे वेट और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है। तो
तो ये वाली जो इसकी जो पोजीशन है, ये इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और मीन पोजीशन भी यही होगी इसकी। ओके, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नली बैरोनी फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और मैंने इसको फोर्स लगाकर यहाँ पे ले आया, ठीक है। कहाँ पे ले आया? पोजीशन ए पे ले आया। तो ये जो पोजीशन ए है, ये इसकी कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। क्या कहलाएगी इसकी? एक्सट्रीम। ये इसकी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। इज इट क्लियर? ये इसकी है एक्सट्रीम पोजीशन। तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, मैंने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एफ एक्सटर्नल, एफ के नीचे मैंने EXT लिख दिया, एक्सटर्नल। अब जब मैं इस बॉडी को इसकी मेन पोजीशन से, यानी कि इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इसको मैं जब डिस्प्लेस्ड कर रहा था, फोर्स लगा रहा था, तो ये जो स्प्रिंग है ये अपोजिशन शो कर रहा था। आसानी से तो नहीं ना ये स्प्रिंग जब वो ऐसे जब वो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी? फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी? स्प्रिंग जब वो चाहता है कि उसको उसकी पोजीशन से डिस्टर्ब ना किया जाए, उसका इनर्शिया चाहता है कि उसकी उस पोजीशन से डिस्टर्ब ना किया जाए, ठीक है। तो जो हम उस स्प्रिंग को जब वो एक्सटेंड कर रहे होंगे, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स की मुखालफत कर रही होगी, ठीक है। फिर से जो मैं इस बॉडी को इधर डिस्प्लेस कर रहा था, तो स्प्रिंग के अंदर ही एक और फोर्स जब वो प्रोड्यूस हो रही थी, एक और फोर्स जब वो बन रही थी, रीस्टोर हो रही थी, जो मेरी इस फोर्स के बराबर होगी। जितनी मैं फोर्स लगाकर इस ऑब्जेक्ट को ए पे ला रहा था, उतनी ही फोर्स जब वो इस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही थी। और वो किस तरफ प्रोड्यूस हो रही होगी? तो मैंने फोर्स लगाई है इस तरफ, ठीक है। मैंने फोर्स एक्सटर्नल मैंने इस तरफ लगाई है, तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉडी के अंदर, इस स्प्रिंग के अंदर पैदा होगी, वो मेरी ही फोर्स के बराबर होगी और मेरी फोर्स की मुखालिफ सिमत में होगी, और उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ होगी, ठीक है। ये मेरे पास इस सिस्टम के अंदर एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाई, जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इस स्प्रिंग के अंदर एक और फोर्स जब वो पैदा होना शुरू हो जाती है, जो कि मेरी इस मुखालिफ फोर्स के बराबर और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैं इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में लेके आ रहा हूँ, बड़े ही स्लोली मैं इसको लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी फोर्स लगाऊंगा, उतनी ही उसके बराबर फोर्स इस सिस्टम के अंदर रीस्टोर होना शुरू हो जाएगी। जो ही मैं इस फोर्स को यहाँ से हटाऊंगा, तो क्या होगा कि इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, यानी कि मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इसी फोर्स को हमने ऑसिलेटरी मोशन में फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक फोर्स उस बॉडी पे एक्ट करती है, जो उस बॉडी को उसकी मेन पोजीशन की तरफ लाना चाहती है, और वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यही यहाँ पे हो रहा है। मैं फोर्स जो ही मैं इसको बॉडी इस पोजीशन ए पे ला के छोड़ूंगा, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करना चाहेगा। तो इस तरफ क्यों मूव करना चाहेगा? इसका मतलब कि इधर कोई फोर्स लग रही है तो ये मूव कर रहा है। अगर इस तरफ लेफ्ट साइड पे कोई फोर्स ना लगती, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके मैं इसको यहाँ पे ए पे लाता, और यहाँ पे जब मैं इसको छोड़ता तो ये यहाँ पे रुका रहता। लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं है, बल्कि ये इधर मूव करता है। इधर तो इधर मूव करने से मुराद कि इस तरफ कोई फोर्स लग रहा है, तो ही ये ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब कब मूव करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा होता है।
तो जब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन ए पे लाके छोड़ूंगा तो ये अपने उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या करना चाहेगा, ये मेन पोजीशन की तरफ लौटना चाहेगा। यही हमने पढ़ा था एसएचएम के अंदर, यही ऑसिलेटरी मोशन के अंदर पढ़ा था कि ऑसिलेटरी मोशन में अ फोर्स, अगर इसकी डेफिनेशन हम यहां पे लिखें, अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है, डायरेक्टेड, जो कि जिसकी हमेशा जिसकी डायरेक्शन होती है डायरेक्टेड टूवर्ड्स मेन पोजीशन, जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, उस फोर्स की मेन पोजीशन की तरफ होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी। ठीक है, एंड और ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, और वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की मुखालिफ सिमत में होगी। हमने डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में किया है, इस तरफ लेकर आए बॉडी को, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ काउंट होगा। ठीक है, तो यानी कि देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था पहले ओ पोजीशन पर, तो हम इसको डिस्प्लेस करके इधर ले आए, तो इस तरफ ये कौन सा होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव एक्स है, लेकिन यहाँ पर लाने के बाद वो फोर्स किधर एक्ट करती है, फोर्स एक्ट करती है इस तरफ, यानी कि एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो एफ कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, की जो फोर्स है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहाँ से मेजर किया जाएगा, which is taken from मेन पोजीशन, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम कहाँ से मेजर करते हैं, मेन पोजीशन से मेजर करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या होगा, एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स जब वो जो कि जिसको रिस्टोरिंग फोर्स हम कह रहे हैं, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। तो ये जो फोर्स है जो कि उस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, इसी को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। और इसकी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, ठीक है, इसकी जो कैलकुलेशन है वो हम इस फार्मूले से करेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला है स्प्रिंग मैस सिस्टम में। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्प्रिंग मैस सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बताएं, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी होती है, रिस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला बताएं। सो दिस इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। और ये फार्मूला कहाँ से आया, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी बॉडी जो एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है एसएचएम की, ऑसिलेटरी मोशन की। ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और एक्स की पावर क्या होती है, 1 होती थी। ठीक है, तो यही फोर्स जो है, यही फोर्स अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा दूँ तो वो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कहलाएगी, और अगर मैं माइनस साइन लगा रहने दूँ तो फिर इसका मतलब होगा कि वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, माइनस साइन का मतलब आपको हमेशा मैंने आपको बताया हुआ है कि माइनस साइन का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन को शो करना, रिप्रेजेंट करना। तो यही जो फोर्स है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, यही फोर्स जो है मैं इसके नीचे छोटा सा R लिख देता हूँ। सो R स्टैंड फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और इसमें जो K है, हाँ इसमें जो K है, K बाद का बच्चे बोलेंगे कि K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, कि जो स्प्रिंग है इसका कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका जो जेन्युइन नेम है, चूँकि
चूँकि ये वाली इक्वेशन हर ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर वैलिड है, तो हर ऑसिलेटरी मोशन में तो स्प्रिंग तो नहीं होगा, ठीक है, हर SHM के अंदर स्प्रिंग तो नहीं होगा, तो फिर K का नाम हर जगह पे स्प्रिंग कांस्टेंट रखेंगे? नो। तो इसका जो असल नाम है वो है ऑसिलेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर जो K है, K इज कॉल्ड ऑसिलेशन कांस्टेंट, या इसको हम बाज़ औक़ात जब वो हार्मोनिक कांस्टेंट भी कह देते हैं, ठीक है। इसका नाम है हार्मोनिक कांस्टेंट या ऑसिलेशन कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी क्यों कहा जाता है? इस एग्जाम्पल के अंदर, स्प्रिंग मैथ सिस्टम वाली एग्जाम्पल में इस K का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये बात याद रखिएगा, जो हम एग्जाम पे SHM की एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर इस K का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। अदरवाइज जनरली इसका नाम पुकारेंगे तो ऑसिलेशन कांस्टेंट बोलेंगे, यहाँ हार्मोनिक ऑसिलेशन बोलेंगे। ये आपने बात याद रखनी है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस KX, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब क्या होगा, हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, तो ये जब वो क्या करेगा, अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। तो जब ये इधर मूव करना चाहेगा तो पोजीशन O पर आ जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाएगा। और जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर आके रुक नहीं जाएगा, तो बल्कि अपने इनर्शिया की वजह से आगे मूव कर जाएगा। हाँ, एक और बात आपने मुझे याद आ गई, इसको भी नोट कर लें कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं SHM की, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर SHM, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम शुड हैव इनर्शिया, ठीक है, कि वो सिस्टम जो जिसमें हम SHM को स्टडी करना चाहते हैं, उस सिस्टम के पास इनर्शिया भी होना चाहिए। और सिस्टम शुड हैव रीस्टोरिंग फोर्स। तो ये दूसरी जब वो रिक्वायरमेंट है कि उस सिस्टम के पास जब वो रीस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए और इनर्शिया भी होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर, जब मैं इसको A पे लाके छोड़ूंगा तो ये O पर भी तो आएगा, लेकिन O पर आके फौरन रुक नहीं जाएगा, बल्कि अपनी इनर्शिया की वजह से फर्दर आगे मूव कर जाएगा। अब जब ये फर्दर आगे मूव करेगा तो जो ही ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन छोड़ेगा, साथ ही रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाती है। जो ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करना चाहेंगे, फौरन ही उस बॉडी के ऊपर वो वाला फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। तो जो ही ये ऑब्जेक्ट O से इधर आना चाहेगा, इधर आएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पर आना शुरू करेगा, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में O से लेफ्ट साइड पर। तो अब की बार जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो जाएगा? अब की बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ होना शुरू हो जाएगा, जो कि नेगेटिव कहलाता है। यानी कि x आपका क्या होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्या ये ऑब्जेक्ट इधर ही मूव करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा? आंसर है नो। जो ही ये अपनी O पोजीशन छोड़ेगा, साथ ही इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है इस डायरेक्शन में, जिसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो x अब इधर कवर हो रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है। अगेन डेफिनेशन हमारी फुलफिल हो रही है, ठीक है। फोर्स हमेशा उस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, जो कि जिसकी डायरेक्शन किधर होती है? मेन पोजीशन की तरफ होती है। यस, तो अब बॉडी इधर आ रही है, लेकिन फोर्स इधर लग रही है,
रीस्टोरिंग फोर्स इधर लग रही है। इज इट क्लियर? तो अब क्या होगा कि ये जाता जाएगा और आखिरकार चंद लम्हे के लिए यहाँ पे रुकेगा और फिर जब वो इधर मूव करना शुरू कर देगा तो जहाँ पे जाके रुकेगा ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। ये उसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी। फिर क्या होगा, ये फिर अपनी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इधर मूव करना शुरू करेगा और यहाँ पर पहुँचेगा तो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुक नहीं पाएगा बल्कि फर्दर आगे मूव कर जाएगा। और जब फर्दर आगे मूव कर जाएगा तो क्या होगा, अगेन जब इसको वो छोड़ेगा मेन पोजीशन को तो अगेन जब वो रीस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगना शुरू हो जाएगी। बॉडी इधर जा रही है लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाती है। अगेन डेफिनेशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो जो वो ऑसिलेट करेगा मेन पोजीशन छोड़ेगा तो उसके ऊपर जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगती रहेगी। ठीक हो गया यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद चूंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है रीस्टोरिंग फोर्स का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, भूल गए कि आता है आपको याद है क्या होता है भला, कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, नेट फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो यस, जब मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करना चाहेगा, ठीक है। जब ये इधर मूव करना चाहेगा इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स लग रहा है तो ही ये इधर मूव कर रहा है। उस फोर्स का नाम हमने क्या रखा था, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो जो एक्सेलरेशन है ना, जो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पैदा होगा, उसकी कैलकुलेशन हम कहाँ से करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, जो कि हमें बताता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करता है तो उस बॉडी के अंदर इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब यहाँ पर उस फोर्स, उस एक्सेलरेशन की जो कैलकुलेशन है वो हम निकालेंगे इस फार्मूले की मदद से कि F इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। F इज इक्वल्स टू क्या है, ma, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा कंपैरिजन करें तो इक्वेशन नंबर 1 की भी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है और इक्वेशन नंबर 2 की भी लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब दो इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं जिनकी एक साइड जब वो एक जैसी हो तो दूसरी साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या हासिल करते हैं, तो यहाँ से हम जब वो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ma इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखें ज़रा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें इसी इक्वेशन को, और यहाँ पे मैं a को यहीं पे ही छोड़ देता हूँ, m को इधर लाके मैं डिवाइड कर देता हूँ। सो ये बन जाएगा kx अपॉन m, एंड आल्सो यहाँ पे जो km है इसको मैं ज़रा इकट्ठा लिख देता हूँ, a इज इक्वल्स टू माइनस k ओवर m मल्टीप्लाई बाय x। हाँ जी, यहाँ तक देखें, यहाँ तक किधर हुआ, इन दोनों को इक्वेशन को मैंने कंपेयर किया, f इजिकल टू माइनस के एक्स को और f इजिकल टू एम ए को, ठीक है। बाद का आपको यहाँ पे जो पहला जो इक्वेशन है ना वो आपको हुक्स लॉ की मदद से जब वो निकालना सिखाएंगे वो भी ठीक है मेथड, लेकिन जो एक्चुअल जो जेन्युइन मेथड है वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये ऑसिलेटरी मोशन की इक्वेशन होती है। तो हुक्स लॉ को भी आप यूज़ करते हुए, वो भी कंसेप्ट यूज़ करते हुए आप ये वाली इक्वेशन को आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर।
लेकिन दोनों आपको बातें मैंने आपको बता दी हैं, जो अच्छी बात है उसको आप फॉलो लाजमी कीजिएगा और साथ साथ मेरा चैनल जब सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। ओके, तो a इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम एक्स। अब इसमें ये जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है के ओवर एम, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे जो k है, चूँकि इस एग्जांपल में हम स्प्रिंग मैथ सिस्टम ले रहे हैं, तो इस स्प्रिंग मैथ सिस्टम के अंदर इस k को हम बोलेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। वैसे इसका नाम मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस एग्जांपल में हम k को क्या नाम लेके चलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो k है, ये बेसिकली इस स्प्रिंग की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि स्प्रिंग कैसा हार्ड है, कि वो स्प्रिंग सख्त है, ठीक है। तो अब अगर हम k को गौर से देखें तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन क्या स्प्रिंग जो है उसकी नेचर चेंज हो रही है? क्या ऐसा है कि जब वो a पे आता है तो वो स्प्रिंग हार्ड हो जाता है, जब वो o पे आता है तो स्प्रिंग सब सॉफ्ट हो जाता है, फिर a पे आके हार्ड हो जाता है, सॉफ्ट हार्ड, ऐसे चलता है? नो, मतलब पूरी ऑसिलेशन के दौरान जो स्प्रिंग की जो नेचर है वो चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। यानी कि स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह जो मैस है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, मैस भी उस बॉडी का जो कि स्प्रिंग के साथ बंधा हुआ है, क्या वो भी चेंज हो रहा है? ऐसा है कि जब वो ए पे आता है तो वो उसका जो मैस है वो 2 kg हो जाता है, और ओ पे आता है तो उसका 1 kg हो जाता है, बी पे आगे उसका फिर 3 kg हो जाता है, ऐसा वेरी हो रहा है? नो। तो मैस भी पूरी ऑसिलेशन के दौरान वेरी नहीं हो रहा, तो मैस भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई, और इस स्प्रिंग की जो नेचर है, जो स्टिफनेस है, जो के है, वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। तो पूरी ऑसिलेशन के दौरान ये दो फैक्टर क्या हैं, ये चेंज नहीं होते, ये दोनों फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट हैं। ये दोनों फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट है। तो अगर मैं इनको यहाँ से हटाकर कांस्टेंट को अगर मैं यहाँ से ख़त्म करूँ, तो हम जानते हैं कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास वो जो इक्वेशन है वो प्रोपोर्शनल में चेंज हो जाएगी। सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज a is proportional to माइनस इंटू x, ठीक है। ये वाला पूरा फैक्टर जो है वो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट नहीं है, x तो वेरी कर रहा है। अगर o से यहाँ पर आएंगे तो x और है, 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 यहाँ पे x और है, तो x तो ऑसिलेशन के दौरान चेंज हो रहा है, इसलिए हम x को कांस्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है a इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये हमारे पास वो सेकंड प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि वो अगर कोई सिस्टम SHM परफॉर्म करना चाहता है तो वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा। पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई कि वो ये सिस्टम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है, O पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो पहली प्रॉपर्टी वो फुलफिल हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। यस, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें यही बता रही है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन का ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने फुलफिल कर दी SHM की, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज जब वो फुलफिल हो गई हैं, दो रह गई हैं। जब चारों फुलफिल हो जाएंगी तो हम क्या बोल देंगे कि सिस्टम जो है वो SHM परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर वैसे भी अगर आप ये वाली इक्वेशन देख लें, अगर कोई भी सिस्टम ये वाली इक्वेशन वैसे भी ये प्रूफ कर दे ना, तो उसकी मोशन ऑटोमेटिकली हम आंखें बंद करके जब वो उसकी मोशन को SHM पुकार सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को देख कर भी हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग से बंधा हुआ जो मैस है वो हार्मोनिक मोशन कर रहा है, क्योंकि ये सबसे मैंने आपको बताया था ये सबसे तगड़ी कंडीशन होती है, ये सबसे तगड़ी प्रॉपर्टी है SHM परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट ये वाली इक्वेशन को दे दे तो उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन कह देते हैं, ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब इसको भी यूज़ करते हुए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट विच इज टेकन फ्रॉम द मीन पोजीशन।
यस, अगर मैं फोर्स की जगह पे एक्सेलरेशन भी लिख दूं तो भी ये डेफिनेशन वैलिड है, ठीक है। द एक्सेलरेशन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। देखें इस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, बताइए ज़रा, ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। तो हम जानते हैं कि जिस तरफ फोर्स एक्ट करती है उधर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। तो यस, तो ड्यूरिंग ऑसिलेशन रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किधर रहती है, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहती है। तो लिहाजा इस रिस्टोरिंग फोर्स से पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर होगी, मेन पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा, बल्कि अंदाज़ा नहीं बोलेंगे, ये बताएंगे, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो वो ऐसे मेन पोजीशन पे है, हमने उसको इधर डिस्प्लेस किया, ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स एक्ट करेगी इस बॉडी के ऊपर वो करेगी इस तरफ, ठीक है। तो जिधर फोर्स एक्ट करेगी उधर ही क्या एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ ही होगा। तो फोर्स हमेशा मेन पोजीशन की तरफ रहेगी और एक्सेलरेशन भी हमेशा किधर रहेगा, मेन पोजीशन की तरफ रहेगा। चाहे आप इसको इधर डिस्प्लेस कर दो, चाहे आप इसको इधर डिस्प्लेस कर दो, दोनों सूरतों में फोर्स और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में रहेंगे, मेन पोजीशन की तरफ रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट रहेंगे। हाँ जी, ये बात क्लियर हो गई, इज इट क्लियर। तो ये आपकी जब वो तीसरी प्रॉपर्टी थी, तीसरी प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सेलरेशन जो है वो मेन पोजीशन की तरफ रहता है। तो यस, हमने साबित किया कि एक्सेलरेशन जब वो किस तरफ रहेगा, मेन पोजीशन की तरफ रहेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स मेन की तरफ होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। तो यस, ये भी हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम इधर लेते हैं तो एक्सेलरेशन और फोर्स किधर होंगे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो अगर हम फोर्स को लेफ्ट साइड पे, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं, अगर बॉडी इधर आ गई है, एक्स हो गया है नेगेटिव, तो फोर्स इस बॉडी के ऊपर किधर एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में। तो अगर फोर्स इस तरफ एक्ट करेगी तो एक्सेलरेशन भी किधर एक्ट करेगा, इसी तरफ एक्ट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन में और मेन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। फिर से तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायरेक्शन के मुतल्लक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के मुतल्लक है। दूसरी प्रॉपर्टी एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के मुतल्लक है। तो यस, हमने यहाँ पे ये इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन मैंने आपको रिलेशन बता रहा हूँ, ये वाला a इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये वाला रिलेशन दोनों ही प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड को भी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को भी। हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर हो रही हैं जी। ओके, इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं। जो भी अगर कोई डाउट वगैरह का हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डोंट बी शाय, ठीक है, शर्माना नहीं है, आप जहाँ मर्जी आके पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये आपको मैंने प्रॉपर्टीज बताई। अब उसके बाद अगर आप गौर से देखें, अच्छा, एक्सेलरेशन के मतलब एक और बात, क्या एक्सेलरेशन हर जगह पर एक जैसा रहता है ड्यूरिंग ऑसिलेशन? ड्यूरिंग ऑसिलेशन एक्सेलरेशन हर जगह पर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है? तो क्या जवाब होगा, नो, एक्सेलरेशन हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहता। क्यों भाई? देखो, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो चूंकि एक्स जो कि डिस्प्लेसमेंट बार बार वेरी करता है, तो एक्सेलरेशन भी क्या करेगा, बार बार वेरी करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हर जगह पे एक जैसा रहता ड्यूरिंग ऑसिलेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट हर जगह पे एक जैसा रहता तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी हर जगह पे एक जैसा रहता। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट हर जगह पे एक जैसा नहीं रहता, इसलिए एक्सेलरेशन भी हर जगह पर एक जैसा नहीं रहेगा। तो मैंने क्या पूछा था कि क्या एक्सेलरेशन हर जगह पर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है? तो इसका आंसर है नो। एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हर जगह पर एवरीवेयर सेम नहीं रहती, वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। ये लिख लें सारी बातें। The acceleration does not remain constant at everywhere. It varies from point to point because it depends on displacement.
सिंस डिस्प्लेसमेंट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट्स वाई एक्सेलरेशन आल्सो वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये बात जब वो इसको आपने नोट कर लेना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। एक्सेलरेशन, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर नोट के तौर पर, नोट के तौर पर एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन, ड्यूरिंग ऑसिलेशन does not acceleration during oscillation does not remain same, but it varies from point to point, from point to point as acceleration is proportional to x। ठीक है जी, एक्सेलरेशन जो है वो वेरी करता है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अच्छा, और एक्सेलरेशन के मतलब कुछ और एक दो छोटी बातें। एक्सेलरेशन जीरो कहां पर होगा और मैक्सिमम कहां पर होगा, ये जरा बताएं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होगा और जीरो एक्सेलरेशन कहां पर होगा? जी फटाफट से बताएं। ये आपका हिंट है, ये रिलेशन आपका हिंट है, ठीक है। और मैंने आपको नीचे बात वैसे बता भी दी है, ये भी इसमें हिंट छुपा हुआ है। तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम कहां पर होगा? जहां पर ये चीज़ मैक्सिमम होगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पर होता है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सट्रीम पॉइंट पर, ठीक है ना। ये सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यहां से लेकर यहां तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहां से लेकर यहां तक ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा वाला है, मैक्सिमम है। तो अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं इसी को मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ कि जगह भी थोड़ी है, नहीं जगह तो चले माशाल्लाह काफ़ी है। खैर, तो एक्सेलरेशन पॉइंट टू बी नोटेड, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक हो गया। एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होगी? एक्सट्रीम पॉइंट पर होगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर आपका एक्सेलरेशन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि मीन पोजीशन पर आपका x यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है। और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों हो जाता है? क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर x जो है वो क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपने नोट करना है। इसी के रिलेटेड MCQ 4 क्वेश्चन आपको बनने जब आ सकते हैं बोर्ड में, ठीक है, क्लास टेस्ट के अंदर वैसे भी आपको पता होना, ये सारी कंसेप्चुअल बातें हैं। ओके हो गया। ओके, गर्मी ज़्यादा हो गई है, मेरा AC भी काम नहीं कर रहा। ओके जी, आगे चलें बेटा। ओके, तो एक्सेलरेशन के मतलब ये सारी बातें आपने नोट कर ली हैं। उसकी डायरेक्शन के बारे में, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में, वो मैक्सिमम कहाँ पर होता है, वो ज़ीरो कहाँ पर होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हमने नोट कर ली हैं। अब आगे चलते हैं वेलोसिटीज़ के बारे में।
अब देखें, जब मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पकड़ कर रखा हुआ ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। तो जब वो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, रेस्ट में होता है, तो हम जानते हैं रेस्ट में पड़े हुए ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है बेटा, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर, एट एक्सट्रीम पॉइंट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक्सट्रीम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, ज़ीरो होती है। ठीक है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, और ए कौन सा पॉइंट है, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। वाई, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, so that's why the velocity of an object is zero at extreme position। अब जो ही मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स बड़ी ज़ोर से लगेगी यहाँ पे, हिश करके ऐसे। ठीक है जी, तो ऐसे जब वो फोर्स लगेगी इसके ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी गेन करना शुरू कर देगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, गेन करना शुरू कर देगा, वेलोसिटी गेन करना शुरू कर देगा। जब वो वेलोसिटी गेन करना शुरू करेगा तो आते 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 यहाँ से तो गुजरेगा, ओ पर से गुजरेगा। तो जब वो ओ पर होगा, उस इंस्टेंट पर, उस लम्हे, वो लम्हा जब वो ओ पर से गुजरता है तो उस लम्हे उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होती है, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, और आते 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 यहाँ पे आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम। फिर अपने इनर्शिया की वजह से क्या होगा, आगे फर्दर मूव कर जाएगा। जब वो आगे फर्दर मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो जब रिस्टोरिंग फोर्स लगना शुरू हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो ऑब्जेक्ट रिस्टोरिंग फोर्स के मुखालिफ सिमत में मूव कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब फोर्स के मुखालिफ सिमत में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कि मीन पोजीशन पर उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ओ, यानी कि मीन पोजीशन विल बी मैक्सिमम, और एट पोजीशन बी, एट पोजीशन बी, दैट इज एट पोजीशन बी, इट्स वेलोसिटी अगेन ज़ीरो। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी उसकी एक्सट्रीम पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहाँ पे चंद लम्हे के लिए रुकता है, तो रुके हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़ीरो होती है। फिर रिस्टोरिंग फोर्स जब ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेन पोजीशन की तरफ जाएगा और वेलोसिटी को साथ साथ गेन करता चला जाएगा। और जब वो गेन करेगा तो ओ पर पहुंचने पर, वो लम्हा जब वो मेन पॉइंट पर होता है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुकी होती है। फिर जब वो दूसरी मेन एक्सट्रीम की तरफ मूव कर रहा होता है तो अगेन वो रिस्टोरिंग फोर्स की मुखालिफ सिमत में जा रहा होता है, तो अगेन उसकी वेलोसिटी कम हो रही होती है, तो दूसरी एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर उसकी वेलोसिटी फिर से ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरह ड्यूरिंग ऑसिलेशन एक्सट्रीम पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी और मेन पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये थी चौथी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, ये जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? जल्दी से इसको नोट करें। ओके, हाँ जी, यहाँ तक होगी सारी बातें। अब आगे चलते हैं। अब आगे है जी इनकी एनर्जीज़ के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में हो गया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया, वेलोसिटीज़ के बारे में हो गया। अब आती है कुछ एनर्जीज़ की वेरिएशन, कि जब वो मूव करता है, ऑसिलेशन परफॉर्म करता है, तो ऑसिलेशन परफॉर्म करते वक्त उसके पास एनर्जी है तो वो मूव कर रहा है, अगर एनर्जी ना होती तो वो मूव ना कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस किस पॉइंट पर कौन कौन सी और कैसी कैसी एनर्जी है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, पोजीशन ए पे देखें ज़रा, एट एक्सट्रीम पोजीशन देखें। एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट पोजीशन ए,
तो पोजीशन ए पर ज़रा गौर से देखें, पोजीशन ए पर वो ऑब्जेक्ट रुकता है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़ीरो, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। एंड वी नो दैट द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मैस एज वेल एज वेलोसिटी, तो मैस उसका ज़ीरो नहीं होता किसी भी पॉइंट पे, लेकिन वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है ए पॉइंट पर, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी का सारे का सारा जो डिपेंडेंट है वो उसकी वेलोसिटी पे होता है। अगर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी, अगर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसकी जो के ई है वो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ए पॉइंट पर चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो वेलोसिटी अगर ज़ीरो होगी, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ए पॉइंट पर। इसी तरह एट पॉइंट बी, यानी कि ए और बी दोनों के लिए हम बातें करते हैं, तो ए और बी चूँकि दोनों के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो होती है, तो अगर दोनों के ऊपर वेलोसिटी ज़ीरो है, ए एंड बी, ठीक है, वेलोसिटी ए और बी पर क्या है, ज़ीरो है, तो लिहाजा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर, तो ए और बी के ऊपर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास mgh। लेकिन यहाँ पे h नहीं होगा, h तो होता है जब हम ज़मीन की सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते हैं तो वो हमारा h होता है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है ना वो हमारे पास O है। पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, पोजीशन के लिहाज से जो एनर्जी होती है किसी बॉडी के पास वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पोजीशन हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पड़ी थी वो वाली उस डेफिनेशन में जो पोजीशन हम ले रहे थे वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ले रहे थे पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ पोजीशन क्या है, यहाँ पे है कि इस ओ मेन पोजीशन से बॉडी कितनी दूर गई है, या ये वाली उसकी पोजीशन कहलाएगी। तो इस पोजीशन के लिहाज से जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम देखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ओ से ए की तरफ मूव करता है तो वो कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स कवर कर लेता है, ठीक है, ये उसकी पोजीशन है एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा बेटा, ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो होती है एक्सट्रीम पॉइंट पर, तो जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर यानी कि ए और बी पर आपका जो एक्स होता है वो कैसा होता है, x इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, ए और बी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर x मैक्सिमम और बी पॉइंट पर बी एक्स मैक्सिमम, ठीक है, तो x मैक्सिमम होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस केस में वो हमारे पास बेटा बनेगा m g और h की जगह पर आ जाएगा x, पोजीशन x, यहाँ पे पोजीशन हम किस से ज़ाहिर कर रहे हैं, x से, तो उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड के वाले केस में पोजीशन को हम कैसे ज़ाहिर करते थे, h से, हाइट से, और यहाँ पर x से ज़ाहिर कर रहे हैं। तो मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में x जो है वो जितना ज़्यादा होगा, अगर x जो है वो ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर x कम हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब बताएं कि a पॉइंट पर और b पॉइंट पर x कैसा है, मैक्सिमम है, तो लिहाजा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बेटा कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर एक एनर्जी ज़ीरो है तो दूसरी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोजीशन ओ पर क्या सूरत हाल है। एट पोजीशन ओ, एट पोजीशन ओ, दैट इज मेन पोजीशन, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस पोजीशन पर क्या होता है, इस पोजीशन पर हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाती है, मैक्सिमम। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम। सो दिस इम्प्लाइज दैट व्हाट, अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी अगर मैं मैक्सिमम देख लूँ तो बात समझ में आ गई मैंने क्या किया, ठीक है।
वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी बेटा क्या हो जानी चाहिए, मैक्सिमम हो जानी चाहिए ना। ओके, इसी तरह चूंकि मेन पोजीशन पर एक्स कैसा होता है, सोचें ज़रा, जब मैंने बॉडी को ए से छोड़ा तो ए से बॉडी आती गई आती गई आती गई, एक्स छोटा होता गया होता गया होता गया, तो ज़ीरो पे ओ पर जब आएगा तो एक्स बिल्कुल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ओ है, ये ए है, तो इतना बड़ा एक्स है, तो फिर आया एक्स छोटा हो गया, बॉडी इधर आई, बॉडी इधर आगे आई और एक्स और छोटा हो गया, बॉडी यहाँ पर आई, एक्स और छोटा हो गया, मेन पोजीशन पर आ गई तो एक्स ज़ीरो हो गया। तो मेन पोजीशन पर एक्स आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर मेन पोजीशन पर एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो फिर व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी सर, ज़ीरो हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास ज़ीरो हो गई। आप देख रहे हैं बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल है। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी, लेकिन मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल मैक्सिमम थी, तो मेन पोजीशन पर काइनेटिक मैक्सिमम है। ठीक है, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि भाई किस पोजीशन पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है और कौन सी ज़ीरो होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके बेटा, यहाँ तक नोट हो गया, इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें फटाफट से, फिर हम आगे मूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा। ये बेटा आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी मैं आपको शुरू में बताना भूल गया कि ये आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, आपको पता कि मेरी आदत है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन जब वो साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10। जी बेटा, यहाँ तक नोट हो गया, फटाफट से नोट करें, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, मुझे प्यास बहुत लगी है। ओके जी बेटा, यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते सर, फटाफट जल्दी से फटाफट आगे चलते हैं। अब आगे है जी इसका थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड के हवाले से। ठीक है जी, इसका टाइम पीरियड क्या था, मैंने आपको चैप्टर लेक्चर नंबर 2 में मुख्तलिफ टर्म्स के बारे में समझाया था कि मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं। टाइम पीरियड उसमें एक क्वांटिटी थी। तो टाइम पीरियड्स वो टाइम होता है जो एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लगता है। ठीक है, टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो किसी बॉडी को एक रेवोल्यूशन, एक साइकिल, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में लगता है, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। इसी तरह जब मैं इस बॉडी को, इस मैस को ए पे ला के छोड़ूंगा तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, बी पे जाएगा, दोबारा ए पे आएगा। तो ए से छोड़कर दोबारा ए पे जब ये अपना एक ट्रिप मुकम्मल करेगा, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा, तो इसको भी कोई ना कोई टाइम लगेगा। वो टाइम कितना होगा, उसी टाइम को हम बेटा क्या नाम दे देंगे, टाइम पीरियड। क्या नाम दे देंगे, टाइम पीरियड। क्या नाम दे देंगे, टाइम पीरियड। अभी मैं टाइम पीरियड का फार्मूला डायरेक्टली मैं वैसे लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ। मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा कि टाइम पीरियड को आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल पहले टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर हम उस टाइम पीरियड के फार्मूले को ज़रा डिटेल में उसका पोस्टमार्टम करते हैं, उसके रिलेशन वगैरह के बारे में जानते हैं। फिर मैं आपको टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है वो आपको मैं करके दूंगा। फ़िलहाल मैं इसका जो फार्मूला है वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो बेटा इसका होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई m ओवर k अंडर रूट। ठीक हो गया यहाँ तक, m ओवर k अंडर रूट। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, जिसमें m उस बॉडी का मैस है और k उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में हम मज़ीद मालूमात हासिल थोड़ी सी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू निकालूँ, तो अगर मैं यहाँ से k की बेटा वैल्यू निकालूँ तो k इज़ इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, k अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, k इज़ इक्वल टू, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो माइनस हटा दूंगा तो k किसके बराबर हो जाएगा, f अपॉन x। तो इसकी डेफिनेशन कहाँ क्या हो जाएगी,
यानी कि रेशियो ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बेसिकली है क्या? ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगती है और उसको 1 यूनिट डिस्प्लेस कर देती है। सर ये क्या बोल दिया आपने? स्प्रिंग कांस्टेंट वो फोर्स है जो किसी बॉडी पे लगती है और उस बॉडी को 1 यूनिट डिस्प्लेस कर देती है। तो 1 यूनिट डिस्प्लेस करने वाली उस फोर्स का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे तो आप इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन लिख रहे हो कि मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। बट अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 1 यूनिट 1 मीटर पुट कर दूं, तो k किसके बराबर हो जाएगा? k किसके बराबर हो जाएगा? k 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर k इज इक्वल्स टू f होगा इफ x इज इक्वल्स टू 1 मीटर, यानी कि अगर x जो है वो मैं उसको 1 यूनिट कर दूं तो k बेसिकली वो फोर्स ही होगी जो उस स्प्रिंग पे लगेगी और उस स्प्रिंग को 1 मीटर जितना डिस्प्लेस करना चाहेगी। उस फोर्स का नाम स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। वही फोर्स फिर उस स्प्रिंग की नेचर के बारे में बताएगी, स्टिफनेस के बारे में बताएगी कि स्प्रिंग हार्ड है या स्प्रिंग सॉफ्ट है, स्प्रिंग हार्ड है या स्प्रिंग सॉफ्ट है। कैसे पता चलेगा? इस फोर्स के लगने से। ये फोर्स अगर ज़्यादा है तो k की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और अगर ये फोर्स कम है तो k की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी k की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी और अगर फोर्स कम है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल। तो k इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। शर्त क्या है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए? 1। किसी भी दो चीज़ों को डिवाइड जब आप करोगे ना तो हमेशा ऊपर वाली चीज़ ही आएगी। ठीक है ना, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक आदमी है वो 20 रोटियां खा जाता है। ठीक है, 20 रोटियां खा जाता है और टाइम लेता है कितने? टाइम लेता है 5 सेकंड। ठीक है, एक आदमी 20 रोटियां खाता है, 5 सेकंड लेता है, फर्ज कीजिए। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा? 4। ये 4 क्या है? 4 क्या है? 4 ये वो रोटियां हैं जो उसने 1 सेकंड में खाई होंगी। ठीक है, तो किसी भी चीज को डिवाइड करने से जो चीज जवाब आता है वो ऊपर वाली चीज आती है। ठीक है ना, ये ऊपर 20 रोटियां थी और नीचे 5 सेकंड्स थे, तो इसको डिवाइड किया तो जवाब आया 4। ये 4 है क्या? ये 4 रोटियां हैं जो उसने 1 सेकंड में खाई हैं। तो किसी भी दो चीज़ों को डिवाइड करने से जो जवाब आता है ना वो ऊपर वाली चीज़ का आता है जब नीचे 1 हो तो। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इसको डिफाइन करना चाहूँगा, k बेसिकली क्या है? k वो फोर्स है जो 1 यूनिट मीटर 1 यूनिट उसमें एक्सटेंशन पैदा करती है उस स्प्रिंग में। k वो फोर्स है जो उस स्प्रिंग में 1 यूनिट जब वो एक्सटेंशन पैदा करती है, उस फोर्स का नाम k है। इन 4 रोटियों, ये 4 रोटियां उसने 1 सेकंड में खाई हैं। इनकी जो डिवीजन है वो रोटियां बता रही है। इस तरह इसकी जो डिवीजन है वो फोर्स बता रही है और फिर वही फोर्स क्या होगी? स्प्रिंग कांस्टेंट होगी। ठीक हो गया? तो स्प्रिंग कांस्टेंट ये होता है कि किसी भी स्प्रिंग के ऊपर लगने वाली वो फोर्स जो उस स्प्रिंग में 1 यूनिट एक्सटेंशन पैदा कर दे, उस 1 यूनिट एक्सटेंशन पैदा करने वाली फोर्स का नाम k है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे 2 स्प्रिंग मैं लेता हूँ। यहाँ पे ये 2 स्प्रिंग है, मान लीजिए ये हमारे पास 2 स्प्रिंग है। एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एक स्प्रिंग लिया और इसके साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया। जैसे कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैस m है। इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास एक दूसरा स्प्रिंग है और इसके साथ मैंने मैस m बांध दिया। अब मैं दोनों स्प्रिंग को जब वो मूव करवाता हूँ, ठीक है, तो पहले मैंने स्प्रिंग को मूव करवाया तो ये जब वो फ़र्ज़ करें जब वो इसमें एक्सटेंशन जब वो इतना हो गया, ये यहाँ तक आ गई बॉडी, ये बॉडी यहाँ तक आ गई, इसमें मैंने फोर्स अप्लाई की, ये सिर्फ इतना ही बढ़ा, ये मैस यहाँ पर आ गया, ये मैस यहाँ पर आ गया। ठीक है,
तो किस में एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ, किस में एक्सटेंशन ज़्यादा हुआ, ऊपर वाले स्प्रिंग में। इसमें सेम चीज़ क्या थी, इसमें सेम चीज़ ये थी कि दोनों के ऊपर आपने एक जैसी फोर्स लगाई, इन दोनों के ऊपर आपने एक जैसी फोर्स लगाई। तो जब आपने एक जैसी फोर्स लगाई तो एक्सटेंशन किस में ज़्यादा हुआ, ऊपर वाले स्प्रिंग में, ठीक है, और नीचे वाले स्प्रिंग में एक्सटेंशन कैसा हुआ, कम हुआ। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दोनों बॉडीज़ के ऊपर एक जैसा फोर्स अप्लाई कर रहे हो और स्प्रिंग में अगर कम इजाफा हो रहा है तो वो स्प्रिंग हार्ड होगा, और जिसमें ज़्यादा एक्सटेंशन पैदा हो रही होगी वो स्प्रिंग सॉफ्ट होगा। लेकिन शर्त क्या है, जब आपने 1 यूनिट फोर्स अप्लाई की है, मतलब दोनों के ऊपर सेम फोर्स आपने अप्लाई की है, तो सेम फोर्स अप्लाई करने पर जिस स्प्रिंग में ज़्यादा एक्सटेंशन होगा उसका वो स्प्रिंग जो वो सॉफ्ट होगा, और जिस स्प्रिंग में एक्सटेंशन कम होगा वो स्प्रिंग जो वो हार्ड होगा। ठीक है, शर्त क्या है, जब मैंने फोर्स को कैसा रखा, सेम रखा। जब मैंने फोर्स को रखा एक जैसा कांस्टेंट, तो फिर के और एक्स में क्या रिलेशन पाया गया, इनवर्स, यानी कि जिसका एक्स छोटा उसका के कैसा होगा, ज़्यादा। इसका एक्स छोटा है, इसका मतलब ये हार्ड स्प्रिंग है, इसका एक्स कैसा है, ज़्यादा है, मतलब ये स्प्रिंग कैसा है, सॉफ्ट है। ठीक है, फिर दूसरी एग्जांपल में अगर मैं एक्स को एक जैसा रखता हूँ, दोनों स्प्रिंग को मुझे 1 मीटर तक मैंने एक्सटेंड करवाना है, यानी कि एक्स कैसा रख दिया, कांस्टेंट। तो दोनों स्प्रिंग को जब मैंने 1 मीटर तक एक्सटेंड करवाना है, तो 1 मीटर तक एक्सटेंड करवाने के लिए मुझे जिस स्प्रिंग के ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसका के ज़्यादा होगा, और जिस स्प्रिंग के ऊपर मुझे कम फोर्स लगाकर उसको 1 मीटर तक लाना पड़ेगा, कम फोर्स लगाकर, उसका के कैसा होगा, कम होगा, मतलब वो स्प्रिंग कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो ये स्प्रिंग की नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि स्प्रिंग जब वो सॉफ्ट है या हार्ड है, स्टिफनेस के बारे में। तो जिस स्प्रिंग की के की वैल्यू ज़्यादा होगी वो स्प्रिंग हार्ड होगा, और जिस स्प्रिंग की के की वैल्यू कम होगी वो स्प्रिंग जो वो सॉफ्ट होगा। सो इन जनरल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन जनरल इफ के इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ठीक है, वो हमारे पास हार्ड स्प्रिंग होगा। दिस इंप्लाइज दैट हार्ड स्प्रिंग। ठीक है, इसी तरह अगर k इज लेस देन 1 होगा, सो दिस मीन्स दैट सॉफ्ट स्प्रिंग। तो ये दोनों चीजें मिलकर क्या बयान करती हैं, स्टिफनेस बयान करती हैं। ये दोनों चीजें मिलकर स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग बताती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात चली थी ये वाले टाइम पीरियड के ऊपर, तो बात किसी और जगह पे निकल गई। खैर, ये भी बताना ज़रूरी था, अच्छा हुआ याद आ गया दरमियान में। अब के का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एक्स का यूनिट यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, तो फोर्स पर यूनिट मीटर। सो यूनिट ऑफ के दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि मैस के साथ इसका कैसा रिलेशन है और इसका के के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, सो मैस टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस है, सिंपल मैस नहीं है, अंडर रूट के साथ मैस है। तो अंडर रूट ऑफ मैस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक हो गया। सिमिलरली टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ k। हाँ जी, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि अगर हम मैथ्स को बढ़ाना चाहेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और अगर हम मैथ्स को कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम k की वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और k की वैल्यू अगर हम ज़्यादा करेंगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आप मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फार्मूला जो है ना, इसको
परखना आता है कि मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, रिलेशन में आपको पता है 9th क्लास के अंदर आप रिलेशन के बारे में डिटेल के साथ आपने पढ़ा होगा। तो टाइम पीरियड का मैथ्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन, मतलब मैथ्स को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसी तरह के के साथ इन्वर्स रिलेशन है, तो के को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर दें कि कितना मैं मैथ्स रखूं। अब देखें, मैथ्स को बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ना है, ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन मैं कितना बढ़ाऊं कि टाइम पीरियड दुगना हो जाए। मैथ्स को मैं कितना बढ़ाऊं, मैथ्स को मैं कितना बढ़ाऊं कि टाइम पीरियड दुगना हो जाए, ये जरा बताएं जरा सोच के। मैथ्स की वो कौन सी वैल्यू है, एट व्हाट वैल्यू ऑफ मैथ्स द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मैथ सिस्टम शुड बी इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। कि अगर मैथ्स को मैं कितना, मैथ्स की वो कौन सी वैल्यू है कि जिस पर स्प्रिंग मैथ सिस्टम का जो टाइम पीरियड है वो दुगना हो जाए। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए। देखें, अगर मैं इफ m इज इक्वल्स टू 4m, अगर मैं मैथ्स की वैल्यू को 4 गुना रखूंगा तो जाके टाइम पीरियड दुगना होगा, तो जाके टाइम पीरियड दुगना होगा। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखें, मैं इस फार्मूले में m की जगह पे 4m पुट करता हूँ। ये मेरे पास पहला फार्मूला है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और ये मेरे पास इनिशियल टाइम पीरियड है। अभी मैंने मैथ्स को बढ़ाया नहीं है, तो टाइम पीरियड हमारे पास t है। अब मैंने मैथ्स की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 4m। सो दिस इंप्लाइज दैट कि जो न्यू टाइम पीरियड है t प्राइम इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब m की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, m की जगह पे पुट करूंगा मैं 4m ओवर k अंडर रूट। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, 2 पाई एज इट इज, और m ओवर k अंडर रूट एज इट इज। अब ये जो 4 है, इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो वो 2 मैं ये ज़रा साइड पे लिख देता हूँ, ये 2 आ गया। ठीक है, तो न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 पाई m ओवर के अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये वाला फैक्टर बताएं, ये वाला जो फैक्टर है ना, ये वाला फैक्टर ये किसके बराबर है, ये तो पुराना टाइम पीरियड हो गया 2 पाई m ओवर के, 2 पाई m ओवर के अंडर रूट। तो ये जो टाइम पीरियड ये पुराने वाला है, तो मैं इस सारे की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ बेटा, t पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो न्यू टाइम पीरियड है, न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, इस सारे फैक्टर की जगह पे क्या आ जाएगा, पुराने वाला टाइम पीरियड t, और ये साथ जब वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आ गया मेरे पास 2। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करके लिख देता हूँ, ये मेरे पास थोड़ा सा ओके। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से हो जाएगा कि न्यू टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 वैसे का वैसे रहेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और ये सारे फैक्टर की जगह पे कौन आ जाएगा, ये सारे फैक्टर की जगह पे आ जाएगा पुराने वाला t। तो अब आप देख सकते हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो पहले टाइम पीरियड से कितने गुना बढ़ गया है, 2 टाइम्स बढ़ गया है। ठीक है, तो मैथ्स की आपने कौन सी वैल्यू रखी कि टाइम पीरियड दुगना हो गया, तो इसका मतलब मैथ्स की आपने 4 गुना वैल्यूज इंक्रीज की, तब जाके टाइम पीरियड दुगना हुआ। अब अगर आपको मैं बताऊं कि टाइम पीरियड 3 गुना मैंने बढ़ाना है, तो फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैथ्स की वैल्यू मैं कितनी रखूंगा, सोचें ज़रा। टाइम को बढ़ाना है 3 गुना, ठीक है, तो फिर ऐसी क्वांटिटी, ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर रूट 3 आता हो। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 का अंडर रूट 3। यस, तो अगर मैं मैथ्स को 9 गुना इंक्रीज कर दूं, टाइम को कितना बढ़ा दूं, 9 गुना, तब जाके टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा 3 टाइम्स। वो 3 का 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। ठीक हो गया, ऐसी है ना, ये गलत बोल दिया मैंने, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, हाँ गलत बोल दिया मैंने कि ठीक बोला। खैर, ये आपको मैंने बता दिया, मुझे अब भूल गया, मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही है इसलिए। खैर ओके,
तो इसी तरह आप जब वो टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं, मैथ्स को ज़रा खुद से सोच कर कि मैथ्स को मैं कितना बढ़ाऊं तो टाइम पीरियड कितना बढ़ेगा। तो अगर मैं मैथ्स को डबल करूं तो टाइम पीरियड डबल नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। मैथ्स को डबल करने से टाइम पीरियड डबल नहीं होगा। तो टाइम पीरियड डबल कब होगा? जब आप मैथ्स को 4 गुना पुट करोगे, जाके मैथ्स को क्या करोगे? 4 गुना पुट करोगे। ओके हो गया यहाँ तक। इसी तरह आप के के साथ भी रिलेशन बना सकते हो। के को आप क्या वैल्यूज पुट करोगे, हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ जाए। के का इन्वर्स रिलेशन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, ये था टाइम पीरियड के मतलब चंद एक बातें कि टाइम पीरियड जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पीरियड 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरे नंबर पे स्प्रिंग कांस्टेंट। किन किन पे डिपेंड नहीं करता? ये तो डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, ये तो डिपेंडेंट क्वांटिटी है जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज। लेकिन अब बतानी है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज। अब बतानी है आपने, सॉरी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, यानी कि वो क्वांटिटीज जिन पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए ना, जिनके ऊपर डिपेंड करता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिनके ऊपर डिपेंड नहीं करता वो भी आपको पता होना चाहिए जी। वो कौन कौन सी क्वांटिटी है बेटा, वो जल्दी से बताओ ज़रा। देखिए इसमें आपको क्या उसका आपको एम्पलीट्यूड नज़र आ रहा है। एम्पलीट्यूड मतलब कि आपने उस स्प्रिंग को, मैस को यहाँ पे लाके छोड़ना है कि यहाँ पे लाके छोड़ना है कि यहाँ पे लाके छोड़ना है, ये है उसका एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पहला फैक्टर हमारे पास क्या हो गया? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे वो डिपेंड नहीं करता कि आप उसको जहाँ से मर्जी लाके छोड़ दो, ठीक है। उसको आप यहाँ पे लाके छोड़ दो, 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 तो उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। उसके बाद और कौन सा फैक्टर हो सकता है? एम्पलीट्यूड हो गया। उसके बाद है दूसरा फैक्टर है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी। तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, जो कि आप देख सकते हैं फार्मूले के अंदर जी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करेगा। आप चाहे उस स्प्रिंग मैथ सिस्टम को अर्थ पे वाइब्रेट करवा लें, ऑसिलेट करवा लें, और फिर आप चाहे उसको मून पे ले जाएं, तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितना टाइम पीरियड अर्थ पे होगा उतना ही टाइम पीरियड जो है वो मून पर होगा। लेकिन शर्त ये है कि वो जो स्प्रिंग मैथ सिस्टम है ना, वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर आप वर्टिकल लेंगे तो वर्टिकल डिस्टर्ब हो जाएगा जी की वैल्यू से, ठीक है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू पर भी जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड नहीं करता। ये 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता। किसका? स्प्रिंग मैथ सिस्टम का। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा आपको ना टाइम पीरियड का जो डेरिवेशन है वो आपको मैं करके दिखाता हूँ कि ये टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो कहाँ से बना है, ठीक है। बात का आपके माइंड में सर सवाल आ सकता है कि सर ये फार्मूला कहाँ से बना है। आप तो फिलहाल इसको याद रख लेंगे, आप इस फार्मूले को याद रख लेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन जो है वो दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। आप उसको नोट कर लें इन्फॉर्मेशन के तौर पर, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता हो, आती हो, ठीक है ना, आप इसको कर सकें। तो अब आप जब वो इसकी जब वो डेरिवेशन जब वो देखते हैं कि टाइम पीरियड का जो फार्मूला है उसको ड्राइव करके देख। डेरिवेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग
मैस सिस्टम। ठीक है जी, अब डेरिवेशन देखें। अब डेरिवेशन के लिए ये इक्वेशन को ज़रा गौर से देखें। मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, a इज इक्वल्स टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। a इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। और फिर मैंने इसको कांस्टेंट भी बोला हुआ था। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, और इसी को मैंने यहाँ पे जो के ओवर एम था इसको मैंने यहाँ पे कांस्टेंट बोला हुआ था। तो a इज इक्वल्स टू माइनस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x। ये आ गया मेरे पास मल्टीप्लाई बाय x। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक हो गया, यानी कि दोनों इक्वेशन मैंने सेम लिखी हैं, बस एक में मैंने के ओवर एम को मैंने ओपन करके लिखा हुआ है और एक में मैंने उसको कांस्टेंट बोल दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की जगह पर मैं एक और नाम दे देता हूँ। है तो कांस्टेंट ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो इस लफ्ज़ को हटाकर मैं यहाँ पे कोई सिंबल या वो रिप्रेजेंट कर देता हूँ कांस्टेंट के लिए। एक नया कांस्टेंट मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और उसको मैं बोल देता हूँ a इज इक्वल्स टू माइनस, और इस कांस्टेंट की जगह पर मैं ये लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर और साथ में ये क्या है, x। ओमेगा स्क्वायर, परेशान नहीं होना, ये एक कांस्टेंट मैंने लिख दिया, यानी कि इस वर्ड को हटाकर मैंने ये एक सिंबल लिख दिया कांस्टेंट। फिर अब अगर कांस्टेंट ही लिखा है तो फिर ओमेगा स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्यों लिख दिया, वो आगे जाके मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ कि इसका स्क्वायर क्यों किया है। ठीक है, तो ओमेगा इज नथिंग, इट जस्ट अ कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है, परेशान नहीं होना, ये क्या बला आ गई है, डजंट मैटर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अब मुझे इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करना है 1 और 3 को, और 3 के अंदर जो कांस्टेंट है ना ओमेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी कुछ वैल्यू पहले हम तलाश करते हैं। जो कि मैथ का रूल होता है कि जो आप चीज़ खुद से पहले आप फ़र्ज़ कर रहे हो उसकी आपको वैल्यू भी निकालना पड़ती है। तो जो कि हमने ओमेगा इस यहाँ पर खुद से असाइन किया है, ठीक है, इसलिए अब हम इसकी कोई वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, S इज इक्वल्स टू वी टी। ये इक्वेशन से हम वाकिफ़ हैं, S इज इक्वल्स टू वी टी। ठीक है, और अगर हम यहाँ से V निकालना चाहें, अगर हम यहाँ से V निकालना चाहें तो S अपॉन टी आ जाएगा। ठीक हो गया, S ओवर टी आ जाएगा, जहाँ पर S लीनियर डिस्टेंस को ज़ाहिर कर रहा है, टी टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, और v जो है वो उसकी स्पीड को ज़ाहिर कर रहा है जब वो स्ट्रेट पाथ मूव कर रही है। तो ये इक्वेशन जब हम तब इस्तेमाल करते हैं किसी बॉडी का स्पीड या डिस्टेंस मालूम करने के लिए, जब वो एक स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन से जा रही होती है। स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन से जा रही होती है, उसकी स्पीड मालूम करते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक हो गया। अब इसी फार्मूले को मैं ज़रा थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। फिर से याद रहे कि ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं जबकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही हो। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अब वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। फिर उसकी इस इक्वेशन को हम सर्कुलर पाथ में कैसे रिलेट करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्ज करें ऑब्जेक्ट जब वो यहाँ से चलता है, ए पॉइंट से चलता है और पूरा एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। ठीक है, पूरा एक चक्कर जब वो मुकम्मल करेगा, पूरा एक चक्कर मुकम्मल करने में वो कितना घूमेगा, कितने एंगल घूमेगा, 360 एंगल घूमेगा। ऐसे ही है, 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में वो कितना एंगल घूमता है, कितना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, फिर से ये डिस्टेंस जो है ये वो है जब वो लीनियर पाथ पे मूव करता है। लेकिन जब वो लीनियर पाथ के सिवाय, लीनियर पाथ के अलावा अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो फिर
उसके डिस्टेंस को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एंगल से ज़ाहिर करेंगे, ठीक है। और वो कितना एंगल घूमा, 360 डिग्री एंगल घूमा। 360 को अगर मैं पाई की शक्ल में लिखना चाहूँ तो ये बनता है 2 पाई। 360 को अगर मैं पाई की शक्ल में लिखना चाहूँ तो वो क्या बनता है बेटा, 2 पाई बनता है। तो अपना एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में इसको टाइम लगेगा, वो टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल टी, ठीक है। ये आ गया आपके पास कैपिटल टी, यानी कि पहले वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, एस। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, अब वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 360, जितना वो घूमा होगा, 360 घूमा है। तो 360 को मैंने अगर 2 पाई की शक्ल में कन्वर्ट करूँ तो वो क्या बनेगा, सॉरी पाई की शक्ल में कन्वर्ट करूँ तो क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा। अब अगर यही कॉन्सेप्ट जब वो मैं इस इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दूँ तो यही जो फार्मूला है वो क्या बनेगा, यही जो फार्मूला वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। एस की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, एस की जगह पर मैं लिख दूंगा, एस क्या है, डिस्टेंस है। यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस घूमा है, कितना चक्कर घूमा है, कितना एंगल घूमा है, 2 पाई। इसलिए एस की जगह पर बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई। और जब वो एस कवर करता था उसने टाइम लिया था, इसी तरह जब उसने 360 पूरा एंगल घुमा तो कितना टाइम लिया उसने, कैपिटल टी टाइम लिया। इसलिए इस टी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा बेटा, यहां पर टी लिख दूंगा, ठीक हो गया। तो लेकिन अब ये जो इंफॉर्मेशन है ये है सारी सर्कुलर पाथ के लिए, और ये इंफॉर्मेशन सारी किसके लिए है, लीनियर पाथ के लिए है। तो लीनियर पाथ के लिए जो वेलोसिटी उसको हम v से ज़ाहिर करेंगे, और जो सर्कुलर वाली जो वेलोसिटी है उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, उसको हम ज़ाहिर करेंगे ओमेगा के साथ, ये वाला जो मैंने लिखा था। तो ये वाला जो फैक्टर है ना 2 पाई ओवर टी, ये आ जाएगा इस वेलोसिटी के बराबर 2 पाई ओवर टी, ठीक है। बस यही आपको एक पॉइंट समझना था। फिर से v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ये इक्वेशन है स्ट्रेट पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ की बजाय वो सर्कुलर पाथ में आ जाता है, फिर यही इक्वेशन की शक्ल ऐसे बन जाएगी। एस जो है उसको हम एंगल में लिख देंगे, 2 पाई, वो पूरा एक चक्कर मुकम्मल करता है 2 पाई, और टी जो है वो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड, और जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, उसको हम v से रिप्लेस करके कहाँ पे लिख देंगे, ओमेगा के साथ लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं इसका ले लेता हूँ स्क्वायर, चूँकि मैंने यहाँ पे इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है ना, स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको मैं इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, इसी इक्वेशन का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। परेशानी होना आसान है, बस आपने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रेट पाथ को आपने सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दिया, एस को आपने 2 पाई में कन्वर्ट कर दिया, और टी को हमने कैपिटल टी में कन्वर्ट कर दिया, और जो स्पीड थी उसको आपने ओमेगा में कन्वर्ट कर दिया। बात वही है, स्ट्रेट पाथ की बजाय सर्कुलर पाथ में चला गया। अब ये आ गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ओवर टी। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई स्क्वायर ओवर टी। अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, ठीक है। ये पुट कर दें कहाँ पर, पुट इन 3 यहां पर है। तो a इज इक्वल टू 3 इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इज इक्वल्स टू, अच्छा ये मैं, चलिए ठीक है, माइनस, अब ओमेगा स्क्वायर की जगह पर कौन आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, और साथ में ये x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया साथ में x। इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हुआ मैंने क्या किया, ठीक है, ओके। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा कंपेयर कर दें। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 को ज़रा कंपेयर कर दें। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 1 ये वाली है और इक्वेशन नंबर 4 ये वाली है। तो पहले इसको लिख दो या इसको लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्जी पहले लिख दो। तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, ये माइनस भी है, माइनस 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। अब जो है इसको ज़रा काट दें, ये एक्स से कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस
माइनस से कैंसिल हो गया, और कोई कैंसिल होता है नहीं, और कोई कैंसिल नहीं होता। अब इसको ज़रा दोनों को आप जब वो रेसिप्रोकल कर दें, दोनों को रेसिप्रोकल कर दें, ठीक है, दोनों को आप जब वो ऐसे उल्टा सकते हैं तो ये बनेगा टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर इज इक्वल टू m ओवर k। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चूंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है तो 4 पाई स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेटा बन गया टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, ये 4 पाई इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई स्क्वेयर m ओवर k। अब चूंकि टाइम पीरियड निकालना है तो उसका स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ ले लें आप बेटा स्क्वायर रूट। लो जी, स्क्वायर रूट लेते साथ ही हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो आगे बेटा t इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 4 पाई स्क्वायर का अंडर रूट कितना होएगा, 4 का 2 पाई स्क्वायर का पाई, तो ये बन गया 2 पाई, और जो m ओवर k है इसके ऊपर ये जजर, ये स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा, तो m ओवर k अंडर रूट। लें बेटा, ये हमारे पास वो फार्मूला बन गया। ये टाइम पीरियड की डेरिवेशन आ गई हमारे पास कि जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग मैथ सिस्टम का, अगर आपको ड्राइव करने के लिए आता है तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, आपको ड्राइव करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए। तो ये था बेटा आज का टॉपिक स्प्रिंग मैथ सिस्टम के। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई मसला मसाइल हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।